नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बहमनी साम्राज्य के अगले शासकों के बारे में। तो पिछली वीडियो में हमने जान लिया था कि बहमनी साम्राज्य कब शुरू हुआ था, वहीं किसके द्वारा शुरू किया गया था और यह किस नदी के किनारे बसा था, इसकी राजधानी कहाँ थी और सर्वप्रथम यहाँ पर किसने राज किया था। तो दोस्तों, यह भी विजयनगर साम्राज्य के साथ ही अलग हुआ था। हालांकि यह 10 साल बाद अलग हुआ, परंतु हम कह सकते हैं कि अगर सल्तनत काल में 300 वर्षों तक का विजयनगर का राज रहा है तो वहां पर 10 साल कोई भी मैटर नहीं करते। तो दोनों लगभग एक साथ ही अलग हुए थे दिल्ली सल्तनत से। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने विजयनगर साम्राज्य के सभी शासकों के बारे में, शासन नीति, शासन व्यवस्था और भी बहुत कुछ जान लिया जो कि आपके पेपरों के लिए इंपॉर्टेंट है। और आज की वीडियो में हम बहमनी साम्राज्य को संपूर्ण कर लेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने इसकी स्थापना जानी, उसके अलावा इसके कुछ शासकों के बारे में जाना और उनके कार्यों के बारे में जाना। और आज हम अगले शासकों के बारे में जानेंगे और एंड में जानेंगे कि इसका पतन कैसे होता है और कौन कौन से राज्य, कौन कौन सी नए साम्राज्य यानी कि नए राज्य की स्थापना करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जान लेते हैं एक शॉर्ट नोट में कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब, किसके द्वारा और कहां की गई थी। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में जफर खां, जिसे अलाउद्दीन खिलजी बहमन शाह की उपाधि ली, उसके द्वारा की गई थी। वहीं इसकी राजधानी गुलबर्गा को माना जाता था। तो बहमनी साम्राज्य की शुरुआत गुलबर्गा से ही होती है। वहीं इसका शासनकाल अलाउद्दीन जफर खां का नहीं बल्कि बहमनी साम्राज्य का शासनकाल 1347 से 1527 तक का रहता है। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे जानते हैं इसके शासक कौन कौन बने। तो बहमनी साम्राज्य के शासकों की बात करें तो पहले संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह आते हैं, जो कि 1347 में शासक बनते हैं और 1358 तक यह शासन करते हैं। उसके बाद इनका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम शासन में आता है, जो कि 1358 से 1378 तक शासन करता है। फिर आता है ताजुद्दीन फिरोज। ताजुद्दीन फिरोज का शासनकाल 1397 से 1422 तक का रहता है। इससे पहले एक शासक आते हैं, पर उसके बारे में उतना है नहीं, तो उसके बारे में नहीं बनाई है। और इसके बाद आता है सियाबुद्दीन अहमद प्रथम, जो कि 1422 से 1436 तक शासन करता है। और फिर आता है अलाउद्दीन अहमद द्वितीय, जो कि 1436 से 1458 तक शासन करता है। और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था अलाउद्दीन बहमन शाह, मोहम्मद शाह प्रथम और ताजुद्दीन फिरोज के बारे में। और आज इससे आगे की वीडियो हम कवर करेंगे। आता है हुमायूं। तो हुमायूं का शासनकाल 1498 से 1461 तक का रहता है। फिर आता है शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय। तो शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय 1463 से 1482 तक शासन करता है। फिर उसके बाद सियाबुद्दीन महमूद शाह आता है और यह आता है 1482 से 1518 तक। और यहीं पर बहमनी साम्राज्य का पतन भी स्टार्ट हो जाता है। और इसका अंतिम शासक होता है कलीमुल्लाह। इसका शासनकाल 1518 से 1527 होता है। और उसके बाद यह मुगल साम्राज्य में मिल जाता है बहमनी साम्राज्य, क्योंकि मुगल साम्राज्य के शासक जो होते हैं वो धीरे धीरे करके इनको अपने अंडर ले लेते हैं। ठीक है, इन पर अधिकार करते हैं और इन्हें अपने अंडर ले लेते हैं, जिस कारण यहाँ पर बहमनी साम्राज्य पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है और मुगल साम्राज्य में विलीन हो जाता है। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने 3 शासकों के बारे में जाना। ताजुद्दीन फिरोज हो गया, मोहम्मद शाह प्रथम हो गया और इसके संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह के बारे में। और आज हम आगे के शासकों के बारे में जानेंगे, वहीं पतन के बारे में जानेंगे और यह टूटकर किन किन राज्यों में मिले उनके बारे में भी जान लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगले शासकों के बारे में और उसके बाद इनकी और आगे की डिटेल के बारे में। अब बात करते हैं बहमनी साम्राज्य के चौथे शासक। दोस्तों, अब बात करते हैं बहमनी साम्राज्य के चौथे शासक शहाबुद्दीन अहमद प्रथम की। तो इसका शासनकाल 1422 से 1436 तक का रहता है। वहीं यह अपने कार्यकाल में पहला काम करता है, अपनी राजधानी को गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित करता है। तो इससे पहले के जो शासक थे, चाहे अलाउद्दीन बहमन शाह हो, मोहम्मद शाह प्रथम हो और उसके बाद आया ताजुद्दीन फिरोज हो, तो उसकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो गुलबर्गा में हुआ करती थी। परंतु यह अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर बीदर कर देता है। वहीं इसके द्वारा बीदर का नया नाम रखा जाता है मोहम्मदाबाद। ठीक है, पेपर में पूछा जाता है कि बीदर का दूसरा नाम क्या है और किसके द्वारा रखा गया है, तो इसका नाम है मोहम्मदाबाद, जो कि शहाबुद्दीन अहमद प्रथम द्वारा रखा गया था। वहीं इसे इतिहास का अहमद शाह वली यानी कि संत के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह संत के टाइप का था, यानी कि ज्यादा लड़ाई वाला भी नहीं था और शासन के लिए अच्छा था। तो जिस कारण से अहमद शाह वली यानी कि संत के नाम से भी जाना जाता है, यह उसकी उपाधि होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जानते हैं इसके बाद अगले शासक
शासक के बारे में। इसके बाद अगला शासक आता है अलाउद्दीन अहमद द्वितीय और इसका शासनकाल 1436 से 1458 तक का रहता है। वहीं इसके कार्यकाल में ही ईरानी महमूद गवा यानी कि ईरानी निवासी महमूद गवा का उदय होता है, जो कि अलाउद्दीन बहमद शाह के कार्यकाल में होता है। तो महमूद गवा बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि यही रहा था अगले कुछ सालों तक बहमनी साम्राज्य का सूत्रधार। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि अलाउद्दीन अहमद द्वितीय के बारे में तो उतना नहीं है, पर महमूद गवा के बारे में बहुत सा है, तो उसके बारे में जान लेंगे आगे। तो इसके बाद हुमायूं अगला शासक बनता है बहमनी साम्राज्य का, जिसका शासनकाल 1498 से 1461 तक का रहता है। वहीं इससे दक्कन का नीरो अर्थात जालिम की उपाधि से भी नवाजा जाता है। तो जो हुमायूं था वो बहुत ही क्रूर टाइप का शासक था, जिस कारण प्रजा का कोई भी व्यक्ति उससे खुश नहीं था, तो जिस कारण लोगों ने उसे दक्कन का नीरो अर्थात जालिम की उपाधि भी दी थी। वहीं इसके द्वारा ही ईरानी निवासी महमूद गवा को अपना प्रधानमंत्री बनाया गया। तो महमूद गवा किसके कार्यकाल में आया था? तो इसके पिछले वाले शासक के कार्यकाल में आया था, परंतु इसके द्वारा इसे प्रधानमंत्री यानी कि महमूद गवा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। वहीं जब हुमायूं यानी कि हुमायूं की मृत्यु हो जाती है 1461 ईस्वी में, तो यह प्रधानमंत्री के रूप में आगे भी कार्य करता है। तो हुमायूं की मृत्यु कब होती है? तो 1461 में होती है। तो महमूद गवा के बारे में थोड़ा सा जाने तो यह ईरानी निवासी था, ईरान का मूल निवासी था, जिसका प्रारंभिक जीवन व्यापारी का था। ठीक है दोस्तों, तो यह व्यापारी के रूप में भारत आया था। वहीं हुमायूं की मृत्यु के पश्चात निजामुद्दीन अहमद, जो कि हुमायूं का पुत्र था, वह मात्र 8 वर्षों का था, जिसके संरक्षण के लिए एक प्रशासनिक परिषद बनाया जाता है। किसके द्वारा? तो महमूद गवा के द्वारा। वहीं महमूद गवा इस परिषद का अध्यक्ष भी होता है। तो जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, तो उसका जो बेटा होता है निजामुद्दीन अहमद, वह शासन करने के लिए इतना योग्य नहीं होता, क्योंकि वह मात्र 8 वर्षों का होता है, नाबालिग होता है। तो जिस कारण प्रधानमंत्री के रूप में महमूद गवा शासन करता है। वहीं इसके अलावा यह हुमायूं के 8 वर्ष के पुत्र के लिए एक प्रशासनिक परिषद बनाता है, जिसका यह अध्यक्ष भी होता है। आता है शमसुद्दीन महमूद तृतीय, जिसका शासनकाल 1463 से 1482 तक का रहता है। वहीं इसके द्वारा ही महमूद गवा को प्रधानमंत्री फिर से बनाया जाता है। तो महमूद गवा प्रधानमंत्री तो था ही, पर इसके कार्यकाल में भी वह प्रधानमंत्री ही रहता है। वहीं महमूद गवा को ख्वाजा जहां की उपाधि भी देता है और महमूद गवा द्वारा बीदर में मदरसा यानी कि महाविद्यालय की स्थापना भी की जाती है। वहीं महमूद गवा मालवा और गोरवा पर भी अपना अधिकार कर लेता है। तो शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय तो शासक था, परंतु इसके शासन की सारी शक्तियां किसके पास थी? तो महमूद गवा, जो कि उसका प्रधानमंत्री था, उसके पास थी। वहीं महमूद गवा को इसके शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि दी जाती है। वहीं बीदर में महमूद गवा मदरसा यानी कि महाविद्यालय की स्थापना भी करता है और महमूद गवा द्वारा ही मालवा और गोवा पर अपना अधिकार कर लिया जाता है शमसुद्दीन महमूद तृतीय के कार्यकाल में। दोस्तों, जो महमूद गवा होता है उसके द्वारा बहमनी साम्राज्य को 4 राज्यों से 8 राज्यों में विभक्त किया जाता है। तो जो हमने जाना था कि अलाउद्दीन बहमन शाह था, उसके द्वारा जो बहमनी साम्राज्य को 4 भागों में बांटा गया था, जहां बरार, गुलबर्गा, दौलताबाद और तेलंगाना आते थे। परंतु जो यह होता है महमूद गवा होता है, वो इन चारों को भी 8 भागों में कन्वर्ट कर देता है। जहां जो बरार का क्षेत्र होता है उसे गाविल और माहर को बना देता है, उसमें 2 पार्ट बनाता है। वहीं गुलबर्गा को बीजापुर और गुलबर्गा में स्थानांतरित करता है यानी कि बांट देता है। और इसके अलावा दौलताबाद को जूनार और दौलताबाद में बांटता है। और इसके बाद तेलंगाना को राजमंदूरी और वारंगल नाम से वो 2 भाग कर देता है। तो इस प्रकार इसके 8 भाग हो जाते हैं। तो अगर पेपरों में पूछा जाता है कि किसके द्वारा बहमनी साम्राज्य को 4 भागों में बांटा गया, तो अलाउद्दीन बहमन शाह हो जाएगा। वहीं किसके द्वारा इन 4 राज्यों को 8 टुकड़ों में बांटा गया, तो वह हो जाएगा किसके द्वारा? तो महमूद गवा द्वारा। 1482 में शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय के आदेश पर महमूद गवा को फांसी दे दी जाती है। तो महमूद गवा द्वारा 4 राज्यों को 8 राज्यों में विभक्त किया गया था, जो कि शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय को पसंद नहीं आता। चाहे उसके शासनकाल की सभी शक्तियां महमूद गवा के पास हो, परंतु शासक तो वही था। तो शासक ने क्या किया? तो महमूद गवा को फांसी दे दी उसके गलत डिसीजन की वजह से। वहीं इसके बाद महमूद गवा के ऊपर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके पत्रों का संग्रह क्या कहलाता है। तो महमूद गवा के पत्रों का संग्रह रियाजुल इंसा नाम से जाना जाता है।
वहीं महमूद तृतीय के कार्यकाल में ही 1470 ईस्वी में रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य आया था। मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। तो महमूद तृतीय के कार्यकाल में कौन सा रूसी यात्री बहमनी साम्राज्य आया था? तो 1470 ईस्वी में रूसी यात्री निकितन कहां आया था? तो बहमनी आया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे जानते हैं अगले शासक के बारे में। तो इसके बाद बहमनी साम्राज्य का अगला शासक आता है शहाबुद्दीन महमूद शाह। तो शहाबुद्दीन महमूद शाह के कार्यकाल से ही बहमनी साम्राज्य का पतन स्टार्ट हो जाता है। वहीं इसका शासनकाल 1482 से 1518 तक रहता है और इसके कार्यकाल में तरफदार यानी कि जो प्रांतों के मुखिया हुआ करते थे तो वह खुद को स्वतंत्र घोषित करना चालू कर देते हैं। तो इससे इसका पतन लगी रहेगी, पतन हो जाएगा, क्योंकि जो तरफदार होते हैं, प्रांतों के मुखिया होते हैं, वो खुद को स्वतंत्र यानी कि जो भी वो प्रांत के काम कर रहे होंगे तो वो धीरे धीरे अपने को वहां से शिफ्ट करने लगे थे अपने खुद के स्वतंत्र राज्य के रूप में, जिस कारण बहमनी साम्राज्य का यहां से पतन स्टार्ट हो जाता है। सुद्दीन मोहम्मद शाह के बाद अगला बहमनी साम्राज्य का शासक आता है कलीमुल्ला और यह अंतिम शासक भी होता है बहमनी साम्राज्य का, जिसका शासनकाल 1518 से 1527 तक का चलता है और यह बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक भी होता है। वहीं 1527 ईस्वी में इसकी मृत्यु के बाद बहमनी साम्राज्य का अंत हो जाता है और बहमनी साम्राज्य 5 भागों में बढ़ जाता है, जिसके बारे में हम अभी जानेंगे। बहमनी साम्राज्य से अलग हुए 5 राज्यों के बारे में जाने तो पहला था बरार, दूसरा था इधर, तीसरा था बीजापुर, चौथा था अहमदनगर और 5वां था गोलकुंडा। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि इन राज्यों में कौन कौन सा वंश आया और कब तक इनने शासन किया और अंत में इनका क्या हुआ। सर्वप्रथम हम बात करेंगे बरार की। तो बरार में जो सर्वप्रथम हम बात करेंगे बरार की। तो बरार में इमाद शाही वंश द्वारा शासन कर लिया गया था यानी कि खुद को स्वतंत्र कर लिया गया था 1484 ईस्वी में। वहीं इसकी स्थापना फतेहुल्ला खान ने की थी और इनके द्वारा अपनी राजधानी एडिसपुर और गाविलगढ़ में बनाई गई थी और 1574 ईस्वी में बरार को अहमदनगर में मिला लिया जाता है, जिस कारण बरार यहां पर खत्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, बरार का किस्सा यहां पर खत्म हो जाता है। जहां इमाद शाही वंश ने इसकी स्थापना की 1484 में, फतेहुल्ला खान द्वारा इसकी स्थापना की गई, इसकी राजधानी एडिसपुर और ग्वालियर बनाई गई और 1574 में बरार को अहमदनगर में मिला लिया गया था। बाद आता है बीजापुर। तो बीजापुर में आदिल शाही वंश द्वारा शासन चलाया गया, जो कि 1489 में स्वतंत्र यानी कि स्थापना हुई इसकी और इसकी राजधानी नौसरपुर में आती है। वहीं इसके संस्थापक का नाम यूसुफ आदिल शाह था और इस वंश के शासक को तुर्की ऑटोमन साम्राज्य का वंशज भी माना जाता है। तो तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य का बहुत बड़ा शासन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे भी। तो यहाँ के जो शासक थे वो अपने को तुर्की ऑटोमन साम्राज्य का वंशज मानते थे। इसकी स्थापना आदिल शाह ने की। स्वतंत्र कब हुआ यानी कि स्थापना कब हुई? तो 1489 में यह स्वतंत्र हुआ बहमनी साम्राज्य से और उसके बाद नौसलपुर इसने अपनी राजधानी बनाई। इसके संस्थापक यूसुफ आदिल शाह था और यह तुर्की ऑटोमन साम्राज्य का वंशज मानते थे खुद को यहाँ के शासक। आगे जाने की इसके बाद इसके शासकों ने क्या क्या किया और कौन कौन सा है? तो इब्राहिम आदिल शाह द्वारा फारसी के स्थान पर हिंदी राजभाषा अपनाई गई और इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को जगत गुरु अबला बाबा यानी कि निर्धनों का मित्र भी कहा जाता है। वहीं इसके गीत संग्रह को किताब नौरस लिखी थी इसने और नौसलपुर नगर की स्थापना की थी, जो कि इनकी राजधानी थी। तो इब्राहिम आदिल शाह द्वारा फारसी से हिंदी भाषा अपनाई गई अपने राज्य में, ठीक है, अपने शासनकाल में। वहीं इसके द्वारा इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा जगत गुरु अबला बाबा यानी कि निर्धनों का मित्र की उपाधि धारण की गई और इसने हिंदी गीत संग्रह के लिए किताब नौरस लिखी और नौरसपुर नगर की स्थापना भी इसके द्वारा की गई थी। कार्यकाल में बीजापुर पर वास्तविक शासन चांद बीबी का रहा करता है, जिसका मुगल साम्राज्य के साथ बहुत बड़ा संघर्ष भी जाना जाता है। तो 1486 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाता है और ऐसे यहाँ पर बीजापुर का भी एंड हो जाता है। तो अब जान लेते हैं बहमनी साम्राज्य से अलग हुआ तीसरा राज्य अहमदनगर की। तो इस पर निजाम शाही वंश का शासन हुआ करता था। वहीं यह बहमनी साम्राज्य से 1490 में मुक्त हुआ। वहीं इसने अपनी स्थापना की 1490 में। वहीं इसकी राजधानी जुन्नार और अहमदनगर खिरकी में हुआ करती थी। इसके जो संस्थापक थे वो अहमद शाह होते थे, जिनकी उपाधि निजामुल मुल्क की दी जाती है। वहीं महमूद गवा के बाद अहमद शाह बहमनी साम्राज्य के वजीर भी रहे थे और 1436
ईस्वी में शाहजहां ने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो यहाँ पर निजामशाही वंश ने शासन किया जो कि 1490 में अपनी स्थापना की। वहीं इसकी राजधानी जुनार, अहमदनगर और खिरकी में हुआ करती थी। इसके संस्थापक अहमद शाह होते थे जिनकी उपाधि निजामुल मुल्क की दी जाती है। और महमूद गवाह के बाद अहमद शाही बहमनी साम्राज्य के अगले वजीर भी बने थे। और 1636 ईस्वी में शाहजहां द्वारा इसे अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था, जिस कारण इस राज्य का भी यहां पर एंड हो जाता है। बहमनी साम्राज्य से अलग हुआ चौथा राज्य था गोलकुंडा। तो गोलकुंडा में कुतुबशाही वंश ने राज्य किया। वहीं इसकी स्थापना 1512 ईस्वी में हुई और इसके संस्थापक कुली कुतुब शाह थे। वहीं इसकी राजधानी गोलकुंडा थी और इसे हीरो के लिए प्रसिद्ध भी माना जाता है गोलकुंडा को। वहीं गोलकुंडा में प्रसिद्ध बंदरगाह मछलीपट्टनम था। वहीं इसकी जो एंड हुआ वो 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने इसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो इसमें जो वंश आया था स्वतंत्र होने के बाद कुतुबशाही वंश ने इसमें शासन किया। 1512 ईस्वी में कुली कुतुब शाह द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसकी राजधानी गोलकुंडा में थी। वहीं इसे हीरो के लिए प्रसिद्ध भी कहा जाता था और इसकी प्रमुख बंदरगाह मछलीपट्टनम था। और 1687 में औरंगजेब द्वारा इसे फिर से मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाता है, जिस कारण यह चौथा राज्य भी स्वतंत्र हुआ, फिर से मुगल साम्राज्य में मिल जाता है। दोस्तों इसके बाद बहमनी साम्राज्य से अलग हुआ था वो हुआ था बीदर, जो कि अंतिम यानी कि पांचवा राज्य था। इस पर बरीद शाही वंश ने शासन किया था। 1526 में इसकी स्थापना अमीर अली बरीद द्वारा की गई थी। वहीं इसे दक्कन की लोमड़ी भी कहा जाता था। किसे? अमीर अली बरीद को दक्कन की लोमड़ी की उपाधि से भी जाना जाता था। वहीं 1618 और 19 में इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा से बीजापुर में मिला लिया जाता है। तो बीदर की स्थापना किस वंश ने की? तो बरीद शाही वंश ने इसकी स्थापना की। 1526 में इसका संस्थापक था अमीर अली बरीद और अमीर अली बरीद को दक्कन का लोमड़ी भी कहा जाता है। वहीं 1618 और 19 ईस्वी में इब्राहिम आदिल शाह द्वारा इसे बीजापुर में मिला लिया जाता है, जिस कारण बीदर का चैप्टर भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में यानी कि कल से हम जान रहे थे बहमनी साम्राज्य के बारे में, जहां हमने पहले जाना एक मैप से कि बहमनी साम्राज्य का स्टार्ट कैसे होता है। उसके बाद हमने उसके शासकों के बारे में जाना और उसके बाद हमने उसके सभी शासकों के बारे में पढ़ा और अंत में इसके पतन के बारे में पढ़ा और पतन के बाद अलग हुए राज्यों के बारे में भी डिटेल में जान लिया। तो आशा करता हूं कि आपको सभी टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर अच्छे समझ आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल टॉपिक को लेकर। तब तक प्यार बनाए रखें, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।